दहेज प्रथा। गर्मी से बुरा हाल। कूलर की हवा में बैठा हर रोज की तरह मैं टीवी देख रहा था। टीवी तो क्या, डब्बा था डब्बा। एलईडी तो हमने रमेश की शादी में समधी जी को गिफ्ट में दे दिया था। बस तब से हम इसी को से काम चला रहे थे। हालांकि जब हमें ये हमारे ससुराल से गिफ्ट में मिला था तब ये किसी एलईडी से कम नहीं था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। फोन रमेश के ससुराल से था। हम गीता को नहीं भेजेंगे, सामने से आवाज आई। कोई बात नहीं, बच्चों की अभी भी छुट्टियां चल रही हैं, कुछ दिन और रहने दो। मैंने कहा हम अब उसे कभी नहीं भेजेंगे। समधी जी ने कहा क्या हो गया, अभी तो खुशी खुशी गई थी बहू यहाँ से। मैंने बात को संभालते हुए कहा वो तो खुश है लेकिन हम खुश नहीं हैं। आप तो हमारी बेटी को ले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा। समदन जी ने पीछे से कहा। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने कहा समझाना समझाना कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है, हमें एसी चाहिए वरना अपनी बहू को भूल जाओ। और फोन काट दिया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मुझे इतना जरूर पता था कि जिस चीज की वे लोग मांग कर रहे थे वो दहेज था। मैंने रमेश को आवाज लगाई। बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या तुम्हारा? मैंने पूछा। नहीं तो, वो तो बहुत खुशी खुशी से यहाँ से गई है, बहुत दिनों बाद अपने मम्मी पापा से जो मिलने वाली थी। पर हुआ क्या, वे अब बहू को नहीं भेजेंगे। फोन पर अभी उन्होंने एसी की मांग की है। लेकिन पापा ऐसा कैसे हो सकता है? गीता को तो पता है कि शादी का कर्जा भी अभी तक उतरा नहीं है, तो फिर यह एसी? रमेश ने गीता को कसूरवार ठहराया। बातचीत अब कौतूहल का विषय बनी जा रही थी। रमेश की माँ जो काफी देर से रसोई में हमारी बातें सुन के आटे को पीट रही थी, अब बातचीत का हिस्सा थी। यह भी तो हो सकता है कि बहू को इस बारे में कुछ नहीं पता हो, रमेश की माँ ने कहा। किसी सास का अपनी बहू पर इस तरह का विश्वास मैंने पहली बार देखा था। क्या हुआ दादू? रमेश की छोटी बेटी ने कहा। शायद समाज के इस पहलू ने उसे भी अपनी किताबी दुनिया से बाहर आने पर मजबूर कर दिया था। तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगी, रमेश ने उसे टोकते हुए कहा। क्यों नहीं समझूंगी? मुझे पता है आप लोग दहेज दहेज प्रथा के बारे में बात कर रहे हैं। छोटी के इन शब्द दहेज ने सभी को स्तब्ध कर कर रख दिया। मैंने अपनी हिंदी की किताब में पढ़ा था दहेज के बारे में। शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से किए गए उपहारों की मांग को ही दहेज कहते हैं। दहेज की परिभाषा देकर छोटी ने अपने बड़े हो जाने का प्रमाण दे दिया था, लेकिन इस शब्द की गहराई से वो बिल्कुल अनजान थी। लेकिन दादू, ये प्रथा तो कब से बंद हो गई, और वैसे भी दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं ना, तो फिर नाना जी हमसे क्यों मांग रहे हैं? छोटी ने कहा। छोटी के इन सवालों ने मुझे वापस अपनी उसी दुनिया में ले जाकर खड़ा कर दिया जहां मैं कभी इन मुद्दों पर अपनी राय रखा करता था। बोलिए ना दादू, छोटी ने फिर कहा। मैंने छोटी से के सर पर हाथ रखते हुए प्यार भरा हाथ रखा और बताया, बेटा, जब भारत सोने की चिड़िया थी, लोग इतने धनवान थे कि शादियों में दिल खोल कर खर्चा करते थे और बड़े बड़े उपहार देते थे। समय के साथ भारत सोने की चिड़िया तो नहीं रहा, पर उपहार देने की एक प्रथा बन गई और धीरे धीरे यह प्रथा सिर्फ लड़की वालों के लिए रह गई। लोग अब शादियों के लिए बड़े बड़े उपहारों की मांग करने लगे और जन्म हुआ दहेज प्रथा का। समय के साथ दहेज ने अपना भयंकर रूप दिखाया और जो लोग दहेज देने में सक्षम नहीं थे वे लड़कियों को बोझ समझने लगे। दहेज के लालच में लोगों ने अपनी बहुओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज का भयानक रूप तो तब सामने आया जब दहेज के डर से लोगों ने बेटियों को मां की कोख में ही मारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले में कम होने लगी। लड़कियों ने भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया। अब लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से कंधा मिलाकर चलने लगी, लेकिन लड़कियों की संख्या में हुई वो कमी आज भी, और इसलिए शादी के लिए आज लड़की वालों की तरफ से पैसों और उपहारों की मांग की जाने लगी। और तब दहेज का एक दूसरा रूप सामने आया। एक प्रथा ही दूसरी प्रथा को जन्म देती है। फंडा ये है कि किसी प्रथा को खत्म करने की बजाय उसके सही और गलत पहलू की ओर ध्यान दिया जाए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। छोटी ने दौड़कर दरवाजा खोला। हाथों में बैग और आंखों में आंसू लिए गीता दरवाजे पर खड़ी थी। आज से यही मेरा घर है, मैं वो घर छोड़ आई हूँ पापा।
जो मेरा सौदा करें वो मेरे माँ बाप नहीं हो सकते। गीता ने रमेश की तरफ देखते हुए कहा। रमेश की आंखें भर आईं। उसने दौड़कर गीता को गले लगा लिया। आज फिर एक बेटी ने परिवार को बिखरने से बचा लिया था। नारी के अटूट प्रेम का बेजोड़ उदाहरण आज मेरे सामने था। मैंने अपने हाथ पर प्यार भरा एक हाथ महसूस किया। दो प्यार भरी आंखें गली के नुक्कड़ तक घूम आने का निमंत्रण दे रही थीं। रमेश की माँ और मैं बुढ़ापे के उस सफर में मोहब्बत का हाथ थामे आज थोड़ा दूर निकल आए थे, ताकि शाम के खाने में प्यार का थोड़ा तड़का और लग जाए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपको इस बात से ज़रूर समझ आई होगी कि दहेज ना लेना और ना ही देना आज के समय में ठीक है। जितने लड़के योग्य हैं उतनी ही लड़कियां आज योग्य हैं। इसलिए सबसे पहली हमारी जो सोच होनी चाहिए कि इंसान ठीक होना चाहिए। दहेज ना कभी किसी के काम आया है और ना कभी आएगा। आशा करती हूँ आपको ये प्यारी सी छोटी सी पारिवारिक कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।